Hello friends, welcome to another video of Legal Studies Unit 2 Nature and Sources of Law। तो पूरे कंटेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधे आते हैं अपने चैप्टर पे। दिस चैप्टर 1 नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ। इसमें एक स्टोरी है, एक हाइपोथेटिकल केस है जो कि लॉ की स्टडी में डिस्कस किया जाता है। इट वाज रिटन बाय लॉन फुलर इन 1949 फॉर हार्वर्ड लॉ रिव्यू। तो ये जो हाइपोथेटिकल केस है ये क्या कहता है कि एक बार 5 एक्सप्लोरर्स की एक टीम थी जो एक केव में ट्रैप हो गए और उन्होंने रेडियो के थ्रू जो है फिजिशियन या डॉक्टर से कांटेक्ट किया और उन्होंने उनको बताया कि वो जब तक उनको रेस्क्यू किया जाएगा तब तक दे विल बी स्टार्विंग टू डेथ, मतलब भूख के मारे वो लोग मर जाएंगे, राइट। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, भूख से बचने के लिए उन्होंने एक डाइस बनाया और एक आदमी को इलेक्ट कर लिया जिसको मार के वो बाकी सब लोग खाएंगे और सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो दे कास्ट डाइस एंड इलेक्ट टू किल एंड ईट वन ऑफ द ओन टीम मेंबर्स टू अवॉइड द डेथ ऑफ ऑल। तो जो बाकी 4 लोग थे जो ये केव में गए थे, स्पेलंकर्स आर रेस्क्यूड एंड आर ऑल एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ द 5th मेंबर। इन सबको चारों को रेस्क्यू किया जाता है और जो 5वां है उसको चार्ज किया जाता है, सॉरी, चार जो है उनको 5वें के मर्डर के लिए चार्ज किया जाता है। आपको ये बताना है दैट शुड दे बी एक्वेटेड और कन्विक्टेड फॉर मर्डर, क्या उनको छोड़ दिया जाना चाहिए या उनको सज़ा होनी चाहिए फॉर द मर्डर ऑफ द 5th टीम मेंबर। तो आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन और व्हाट इज़ योर जजमेंट ऑफ द केस। अब आइए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। तो इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें, तो हम बात करें अगर लॉ की और लीगल सिस्टम की, ये बहुत ही पुराना एक कॉन्सेप्ट है और किसी भी सिविलाइजेशन में हम ले लें, क्योंकि जब सिविलाइजेशंस होना शुरू हुई, जब लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू किया तो इसी वक्त लॉ की ज़रूरत महसूस होने लगी और लीगल सिस्टम डेवलप होने शुरू हो गया। और लॉ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ऑर्डरली सोशल लाइफ का और हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, मैनकाइंड की एग्जिस्टेंस के लॉ के लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक इसके मतलब की बात है तो लेमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि लॉ क्या है, अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, विच अ कंट्री और अ सोसाइटी रिकग्नाइजेज एज बाइंडिंग ऑन इट्स सिटीजन। तो ये क्या होते हैं, सोसाइटी और जो कंट्री है वो इसको रिकग्नाइज करती है कि वो सभी सिटीजन्स के ऊपर बाइंडिंग है, विच द अथॉरिटी में इन्फोर्स एंड वायलेशन ऑफ विच अट्रैक्ट्स प्रिवेंटिव एक्शन। और अगर आप उनको ब्रेक करते हो या उनका वायलेशन करते हो तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो ये तो एक लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन हो गई लॉ की। फिर जितने भी हमारे लॉज हैं वो कहाँ से आते हैं, दे आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा लॉ होता है, उसी से बाकी लॉज डिराइव होते हैं। फिर आपकी लेजिस्लेशन है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर वो लॉज बनाती है, या फिर जुडिशल डिसीजंस हैं जो कोर्ट में जजेस लेते हैं, वो फर्दर सिमिलर केसेस के लिए एक तरह से लॉ का काम करते हैं। तो ये मेन सोर्सेज आप कह सकते हो ब्रीफली हमारे लॉज के होते हैं या यहाँ से लॉज बन के आते हैं। और जहाँ तक इसकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन की बात है तो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती हो, क्योंकि एम्बिग्यूटी है इसको लेकर और यूनानिमस डेफिनेशन ऑफ लॉ नहीं है। उसका रीज़न क्या है, दैट defining law is not a very new, as it goes back to centuries. Some jurists consider law as a divinely ordered rule or as a reflection of divine reasons. Law has been defined from philosophical, theological, historical, social and art realistic angles. देखिए रीज़न क्या है कि जो हमारा लॉ है उसको अलग अलग सेंचुरीज में, अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। कुछ कहते हैं ये डिवाइनली ऑर्डर रूल है, कुछ कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन रीज़न है। तो क्योंकि इसको किसी ने फिलोसॉफिकल एंगल से एक्सप्लेन किया है, किसी ने थियोलॉजिकल, किसी ने हिस्टोरिकल और किसी ने सोशल एंड रियलिस्टिक एंगल से एक्सप्लेन किया है, तो इसलिए डेफिनेशन कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन लॉ की नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ these different approaches that different concepts of law are consequently various law schools have emerged। इसी वजह से, क्योंकि अप्रोचेज अलग अलग थी, तो लॉ को डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट बने जिन्होंने लॉ को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। और इसी को हमने
हमने क्लब कर दिया उनकी उनके फीचर्स के बेसिस पे, और उन्हीं को हम जो लॉ सिमिलर फीचर्स के जो डेफिनेशंस थी या थिंकर्स थे, उनको हमने क्लब कर दिया डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ में, जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, कि जो लॉ का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। देखिए, एक बड़ी फेमस जैसी पेंटिंग यहाँ दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एरिस्टोटल और प्लेटो, जो दोनों गुरु और शिष्य हैं, वो दोनों दिखाए गए हैं, और इनमें दोनों के हाथ में इनकी अपनी अपनी बुक्स हैं, ठीक है। और उनकी पोजीशनिंग देख लीजिए आप, और इनके हाथ की पोजीशनिंग देख लें। प्लेटो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और जो एरिस्टोटल है वो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि प्लेटो इज कैरिंग अ बुक ऑफ टेमिस एंड पॉइंटिंग अपवर्ड्स विच सिंबलाइज हिज कंसर्न विद द इटर्नल एंड इम्यूटेबल फॉर्म। तो प्लेटो का जो लॉ का कॉन्सेप्ट है वो इटर्नल है और इम्यूटेबल है, उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जबकि एरिस्टोटल क्या कहते हैं, उनकी अपनी जो बुक है, उसको जो हाथ में लेकर जा रहे हैं, वो हाथ उन्होंने नीचे रखा है, और विच सिम्बलाइजेज हिज कंसर्न विद टेम्परेरी एंड म्यूटेबल वर्ल्ड। तो वो मानते हैं कि जो लॉ है वो टेम्परेरी है, और ये वर्ल्ड भी म्यूटेबल है, मतलब नश्वर है। इट डिपिक्ट्स डिफरेंट अप्रोचेज टुवर्ड्स लॉ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो हम ये इस्टेब्लिश करता है कि लॉ की जो डेफिनेशन रही है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट डिफरेंट रही है। देयर आर वेरी डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन हैं जो सभी अलग अलग थिंकर्स ने दी हैं। कुछ को हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? इट इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजन वेदर इन इंडिविजुअल और इन कम्युनिटी। क्या है कि ये एक मूर्ति रूप है किस चीज़ का? रीजन का, तर्क का। कि लोगों में जहाँ पर तर्क है ना, उसका मूर्त रूप है लॉ, चाहे वो इंडिविजुअल में हो या कम्युनिटी में हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम अगली डेफिनेशन की बात करें, बेंथम कहते हैं कलेक्शन ऑफ साइंस डिक्लेरेटिव ऑफ अ वायलेशन कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय द सॉवरेन। क्या है लॉ? क्या है उनके हिसाब से? साइंस डिक्लेरेटिव, ऐसे साइन जो ये डिक्लेयर करते हैं ऑफ वायलेशन कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय द सॉवरेन, ऐसे जिनका वायलेशन जो है सॉवरेन का वायलेशन होगा। आगे बात करें अगर हम ऑस्टिन की, तो वो कहते हैं बॉडी ऑफ रूल्स डिटरमाइंड एंड एनफोर्स बाय सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। सबसे इजी, सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगती है कि एक ऐसी बॉडी है रूल्स की विच डिटरमाइंस एंड एनफोर्स द सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी को एनफोर्स करती है उसको हम लॉ कह सकते हैं। तो अलग अलग हैं, HLA हार्ट हैं, फिर स्विग्नी है, रॉस्को पॉन्ड है, होम्स है, ये बहुत सारे लोग हैं। और ये रोनाल्ड डॉकिन है और जोसेफ रेज, ये बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, उनको अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में कैटेगराइज कर दिया गया। तो सबसे पहले हम स्कूल ऑफ थॉट में बात करते हैं नेचुरल लॉ स्कूल की। देखिए, नेचुरल लॉ स्कूल क्या बोलता है, इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? कहता है कि लॉ जो है वो नेचर से आता है, लॉ ऑफ नेचर। इसका जो ओरिजिन है वो डिवाइन है, एंड लॉ विच इज़ इटर्नल एंड यूनिवर्सल। लॉ इटर्नल है, हमेशा रहता है और पूरे यूनिवर्स में रहता है और एक जैसा है। However, it has been given different meaning at different points in time. For instance, it was considered to be associated with theology, but at the same time, it was also used for secular purpose. Natural law is believed to exist independent of human will. और ख़ास बात क्या है कि ह्यूमन विल के बगैर भी नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग टाइम पे एसोसिएट किया गया। कभी नेचुरल लॉ स्कूल वालों ने इसको थियोलॉजी से, यानी कि जो ऐसी स्टेट जो कि रिलीजन उनको नहीं मानती, या फिर और ऐसी रिलीजन को फॉलो करती है, और जो कुछ ऐसी स्टेट जो कि सेकुलर है उनको, उन्होंने भी इसको फॉलो किया। बट नेचुरल लॉ स्कूल का जो मेन हाईलाइट है वो क्या है कि लॉ जो है वो नेचर ने दिया है, इसका ओरिजिन डिवाइन है, और ये इटर्नल और यूनिवर्सल है, और ह्यूमन विल के बगैर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड नेचुरल इन द सेंस दैट इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन। और ख़ास बात क्या है? नेचुरल इसलिए है क्योंकि ये मैन मेड नहीं है, ये नेचर ने बनाया है। Natural law theory varies in aims and content, but there is one central idea. The central idea states that there is a higher law based on morality against which the moral or the legal validity of law, human law, can be measured. तो morality को बड़ी significance दिया गया है, that there is a law based on morality against which moral or legal validity of human law can be measured. At the heart of the natural law theory is the belief that there are certain universal moral values
that human beings must not go against. मोरालिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नेचुरल लॉ स्कूल में, और ये माना जाता है कि कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो यूनिवर्सल हैं और जिसके अगेंस्ट कभी भी ह्यूमन लॉज को नहीं जाना चाहिए. लूजिंग लीगल और मॉरल फोर्स. नेचुरल लॉ थ्योरी asserts that there is an essential connection between law and morality, हमने बात कर ली है, and law is not simply what is enacted in statutes, and if legislation is not moral then it is not law. और लॉ जो है वो नहीं है जो लॉ बना के रखा गया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बना के रखा गया है. अगर वो मॉरली करेक्ट नहीं है तो फिर वो लॉ नहीं है एज पर द नेचुरल लॉ स्कूल. थॉमस एक्विनास कॉल्ड लॉ विदाउट कंटेंट एज परवेसिव लॉ. जो एक नेचुरल लॉ के फॉलोअर हैं, थैंक यू, वो थॉमस एक्विनास, वो कहते हैं कि जो लॉ है अगर उसमें मॉरल कंटेंट नहीं है तो वो परवेसिव लॉ है. राइट, आगे बात करें. exponents of natural law believe that law and morality are linked, and this view is expressed by maxim lex injusta non esset lex. देखिए, लॉ और मोरालिटी लिंक्ड है, ये भी बोलते हैं वो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये मैगजिम है, एक लीगल मैगजिम है, उसमें भी क्लियर होता है कि अनजस्ट लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ. जो अनजस्ट लॉ है, ये जो मॉरली करेक्ट लॉ नहीं है, वो ट्रू लॉ नहीं है. एंड सिंस इट इज़ नॉट अ ट्रू लॉ इट नीड नॉट टू बी फॉलोड. देन अब जो क्लासिकल नेचुरलिस्ट है वो क्या बिलीव करते हैं, दैट लॉ नेसेसरली इंक्लूड ऑल मॉरल प्रिंसिपल्स. दिस आर्ग्यूमेंट डज नॉट मीन दैट the law is all about moral principles. This is only to substantiate that the legal norms that are promulgated by human beings are valid only if they are consistent with morality. तो ऐसा नहीं है. क्लासिकल जो नेचुरलिस्ट है वो ये कहते हैं कि सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है लॉ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लॉ का, और वो लॉज जो है उनकी ज़्यादा वैलिडिटी होती है जो कि मोरालिटी के साथ कंसिस्टेंट होते हैं या मॉरलिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं. जॉन फिन्स एक स्कॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलियन लीगल स्कॉलर हैं, वो क्या ऑक्सफोर्ड लॉ यूनिवर्सिटी के, ठीक है. वो कहते हैं seem to be against the conceptual naturalist idea, and there are necessary of substantive moral constraint on the content of law. However, Fuller, in contrast to Finns, believe that the law is necessarily subject to procedural morality. Finns believe that the substantive human good may be grasped through practical reasonableness. इन्होंने जॉन फिन्स ने इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है इस अप्रोच को कि मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. उनका क्या मानना है कि जो ह्यूमन गुड है उसको अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल और रीजनेबल लॉज होना ज़रूरी है, ना कि मॉरली करेक्ट होना. और एक क्रिटिक है, उनका नाम है फुलर. वो कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल लॉ का, ये बड़ा ही वेग है. Engaged in various activities to realize some ends, Fuller also emphasized the fact that particular human activities can be understood only in terms of their purpose and end. Consequently, in view of the fact that lawmaking is essentially a purpose activity, can be understood only in the light of its indispensable values and purpose. The principle of natural law were rejected by jurists like Bentham Austin in the 19th century because of its vague and ambiguous character. मैंने आपसे बात की, बेंथम और ऑस्टिन ने भी कहा कि वेग और एम्बिगस है, और अनड्यू एम्फसाइज ऑन पॉजिटिविज्म एंड रिजेक्शन ऑफ मोरालिटी एज एन एलिमेंट ऑफ लॉ रिड्यूस द लॉ इनटू अ कमांड ऑफ द गनमैन एंड देयरफॉर फेल टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. उनका क्या कहना है कि वेग और एम्बिगस है, और क्योंकि अनड्यू एम्फेसिस दिया गया है पॉजिटिविज्म में एंड रिजेक्शन ऑफ मोरालिटी कर दिया गया है, तो ऐसे जो लॉज हैं वो क्या हैं, वो कमांड ऑफ द गनमैन की तरह काम करते हैं, एंड देयरफॉर फेल टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. तो उन्होंने नेचुरल लॉ स्कूल और पॉजिटिविज्म दोनों को क्रिटिसाइज किया है. Therefore, it was realized that one overemphasis on historical approach to law has led to rise of fascism and Nazism. The change in socio-political conditions of the world, like the rise of materialism after the World War, shook the consciousness of the Western society to compel the 20th century Western thinkers to ponder over existing legal regimes so as to provide some alternative basis on value-oriented ideology and to check moral degradation of the society. The factor led to the revival of natural law
theory in modified form which is different from the traditional forms. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से री इन्वेंट हुआ ये नेचुरल लॉ स्कूल, और मॉरल वैल्यूज़ पे दोबारा से एम्फेसिस दिया गया क्योंकि मॉरल डिग्रेडेशन लोग सोसाइटी का हो रहा था. Therefore, natural law in जो न्यू फॉर्म में आया, it was value oriented, value conscious. It is neither permanent nor everlasting in character, and it is relative, not absolute in nature. For instance, in modern times, procedure as well as substantive laws have to be just, fair and reasonable. अब जो नए दौर में भी जो लॉज बन रहे हैं वो जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए. रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर कंसिडर्ड टू बी द न्यू इनकारनेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो ये दोनों प्रोसेस जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी और बहुत जगह पर इन टर्म्स को हम पढ़ते हैं, तो ये एक नया अवतार कह सकते हो आप नेचुरल लॉ स्कूल का है. इसके अलावा एक अमेरिकन फिलोसफर है कोलर, जूरिस्ट, जर्मन जूरिस्ट, एंड अदर कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द नेचुरल लॉ इन द 20th सेंचुरी. तो बहुत सारे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसको रिवाइव करने में, जैसे रुडोल्फ सैमलर है और जॉन रॉल्स हैं, कोलर है, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया फॉर द रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल. कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस्टेब्लिश करती हैं इसी रूल को कि जो लॉ है वो नेचुरल लॉ किस तरह से हो सकता है. जैसे नेमो जुडिक्स इन कासा सो, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, और द रूल अगेंस्ट बायस. दूसरी एक ऐसी ही मैगजिम है, ऑडी अल्ट्रिम पार्टिम, हियर्स द अदर पार्टी, और द रूल ऑफ हियरिंग, और द रूल दैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. ये दोनों चीज जो स्टेटमेंट्स हैं रिफ्लेक्ट करती हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को. थैंक यू सो मच. अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके. और जो स्टोरी हमने शुरू में वो केव स्प्लंकर्स की जो हमने बात की थी, एक्सप्लोरर्स की बात की थी, इसका क्या इसमें आपकी जजमेंट है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं. एंड थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें सो दैट आपको अपडेट मिल सके लेटेस्ट वीडियोज़ की. थैंक यू सो मच.